प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम यूनानी दार्शनिक अरस्तु के दासता सिद्धांत की चर्चा करेंगे। यूनानी समाज का आधार दास प्रथा रही है। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगर राज्यों की एक प्रमुख विशेषता और महान आवश्यकता थी। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में दासता के प्रश्न पर चुप रहे। अरस्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अध्ययन के प्रवर्तक थे, किंतु साथ ही एक व्यवहारिक बुद्धिजीवी भी थे। अतः दासता पर आधारित यूनानी सभ्यता का एक सच्चा प्रतिनिधि होने के नाते तथा स्वयं अनेक दासों का स्वामी होने के कारण उसने बौद्धिक आधार पर दास प्रथा के औचित्य का प्रतिपादन करने की ठान ली। यदि वैसा नहीं करते तो यूनानी सभ्यता का अस्तित्व संकट में पड़ जाता। दासता का अर्थ। अरस्तु के अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, वह दास है। दासता एक आवश्यक एवं प्राकृतिक संरचना है, क्योंकि हीनों पर उत्तमों का शासन होना चाहिए। उसके अनुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहली है सजीव, दूसरी निर्जीव। जहाँ निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत आदि आते हैं, वहीं सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, दास आदि आते हैं। अर्थात किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति अनिवार्य है। अरस्तु ने दास को मनुष्य की श्रेणी में न रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है। अरस्तु के अनुसार दास स्वामी के जीवन को सुविधा में बनाने, उन्हें अवकाश प्रदान करने तथा दैनिक जीवन में कार्य से छुटकारा देने वाला उपकरण है, ताकि स्वामी सद्गुणी जीवन व्यतीत कर सके, अपनी बुद्धि का विकास कर सके। दासता का औचित्य। अरस्तु दास प्रथा के पक्ष में नैतिक और भौतिक दोनों ही आधार पर समर्थन करते हैं, और दास प्रथा के पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, जिसमें पहला तर्क है कि दासता प्राकृतिक है। अर्थात अरस्तु के अनुसार मनुष्यों में स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से असमानता होती है। सभी मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता और गुण को लेकर उत्पन्न नहीं होते। मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के योग्य हैं, और कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के योग्य हैं। इस संबंध में अरस्तु यह भी कहते हैं कि दास एवं स्वामी में न केवल बौद्धिक अंतर है, अपितु दास को प्रकृति ऐसा शरीर देती है कि वह शारीरिक श्रम संबंधी कार्य कर सके। दूसरा जो दासता के पक्ष में तर्क दिया है, वह यह है कि दासता स्वामी और सेवक दोनों के लिए ही लाभप्रद है। अरस्तु के अनुसार इस प्रथा के कारण बुद्धिमान स्वामियों को राजकार्य एवं अपने बौद्धिक व नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम मिलता है। दास के लिए यह उपयोगी इस रूप में है कि दास निर्बुद्धि व अयोग्य होते हैं, लेकिन स्वामी के साथ संबद्ध होने से उनमें भी विवेक के गुणों को समझने का अवसर मिलता है। तीसरा जो अरस्तु ने दासता के पक्ष में तर्क दिया है, वह यह है कि दासता नैतिक है। अर्थात अरस्तु का मत है कि स्वामी तथा दासों के नैतिक स्तर में भेद होता है। स्वामी गुणी और दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे, और दास का काम है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। दासों में गुणों का उत्पन्न होना तभी स्वाभाविक है जब स्वामी और दास दोनों का संपर्क हो। चौथा जो दासता के पक्ष में अरस्तु ने तर्क दिया है, वह यह है कि दासता संपूर्ण समाज के हित में है। अर्थात इस प्रथा के कारण कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू धंधों से मुक्ति मिल जाती है, और वे निश्चिंत होकर अपना सारा समय समाज हित के कार्यों में लगा सकते हैं। पांचवा जो तर्क इसके पक्ष में दिया है, वह यह है कि आर्थिक और राजनीतिक लाभ। अर्थात यूनानी नगरों में दास वर्ग पर ही समस्त अर्थव्यवस्था स्थिर थी। ऐसी अवस्था में
दास प्रथा को अस्वीकार करने का अर्थ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना होता। अरस्तु के अनुसार दासता दो प्रकार की होती है। पहली स्वाभाविक दासता, दूसरी वैधानिक दासता। कुछ व्यक्ति जो जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल व अयोग्य होते हैं वे स्वाभाविक दास होते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध में किसी अन्य राज्य को पराजित कर लाए हुए बंदी भी दास बनाए जा सकते हैं, वह वैधानिक दासता कहलाती है। परंतु अरस्तु के अनुसार यूनानी निवासी युद्ध में पराजित होने के बाद भी दास नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि प्रकृति की ओर से वे दासत्व के लिए नहीं बल्कि स्वामित्व के लिए बनाए गए हैं। अरस्तु को यह स्वीकार नहीं था कि दासता का अभिशाप यूनानियों को सहना पड़े। अरस्तु के दासता सिद्धांत की आलोचना। अरस्तु के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन में उनके दासता संबंधी विचार ही ऐसे हैं जिन्हें त्याज्य कहा जा सकता है। इसी कारण वे आलोचकों की आलोचना के पात्र रहे हैं। इनकी जो पहली आलोचना की गई है वह यह है कि मानव समूह का विभाजन संभव नहीं। अरस्तु कहता है कि मानव को गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग तथा बुद्धिहीन निम्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, किंतु मानव को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करना तथा किसी व्यक्ति के लिए यह कहना कि वह गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है संभव नहीं है। दूसरी जो इसकी आलोचना की गई है वह यह है कि मापदंड की समस्या, अर्थात अरस्तु इस बात को निर्धारित करने के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं करते कि एक व्यक्ति को स्वामी की श्रेणी में रखा जाए या दास की श्रेणी में। तीसरी जो इसकी आलोचना का कारण रहा वह था इसे जातीय अहंकार का प्रतीक बताया गया, अर्थात अरस्तु के दासता विषयक विचारों का सार यह निकलता है कि कुलीनता एवं जन्म तथा प्राकृतिक शेषता के कारण केवल यूनानी जाति ही स्वतंत्रता एवं स्वामित्व के लिए पैदा हुई है, जबकि बाकी अन्य सब जातियों के लोग निकृष्ट हैं, अतः नैसर्गिक रूप से परतंत्रता के पात्र हैं। अर्थात जातीय अहंकार के प्रतीक के रूप में भी अरस्तु के दासी सिद्धांत की आलोचना की जाती है। चौथी जो इसकी आलोचना का कारण रहा वह था कि यह सिद्धांत अव्यवहारिक है, अर्थात यदि अरस्तु का यह कथन स्वीकार कर लिया जाए कि दासता एवं स्वामित्व के तत्व व्यक्तियों में जन्मजात हैं, तो ये कठिनाई उपस्थित हो जाती है कि यह निश्चय किस प्रकार से किया जाए कि कौन कौन से व्यक्ति दासत्व के तत्व को लेकर पैदा हुए हैं तथा किन में स्वामित्व के गुण विद्यमान हैं। जो नेक्स्ट जो आलोचना अरस्तु के दासता सिद्धांत की जाती है वह यह है कि यह अलोकतांत्रिक सिद्धांत है, अर्थात यह सिद्धांत लोकतंत्र के दो आधार स्तंभों स्वतंत्रता और समानता के विपरीत है। समाज के अल्पसंख्यकों को अधिकारों से लाभ दिया जाए और दूसरा वर्ग दासता की बेड़ियों में पड़ा पड़ा सिसकता रहे। अर्थात अरस्तु का विचार आधुनिक युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब स्वतंत्रता व समानता के वरदानों को विश्व भर में मान्यता दी जा चुकी है। दासता वर्तमान युग में वर्जित हो चुकी है, अतः अरस्तु का सारा सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया है। अरस्तु का दृष्टिकोण कुलीनतांत्रिक है। यही धारणा उसके नागरिकता के सिद्धांत में भी देखी जा सकती है। बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में अरस्तु के दूसरे सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।